Hello students, welcome back to English Master. Today we are going to learn a poem which is Elegy written in a country churchyard. It is written by Thomas Gray. तो ये एलेजी मीन्स होता है शोक गीत जो कि लिखा गया है कंट्री चर्चयार्ड यानी कब्रिस्तान में बैठकर लिखा गया एक शोक गीत है जिसे किसने लिखा है? थॉमस ग्रे ने लिखा है। थॉमस ग्रे एक ट्रांजिशनल पोएट थे। ट्रांजिशनल का मतलब होता है दो दौर में लिखने वाले पोएट। इन्होंने न्यू क्लासिकल पीरियड से लिखना शुरू किया और ये रोमांटिक पीरियड तक लिखते रहे, तो इसलिए इन्हें ट्रांजिशनल पोएट कहा जाता है। तो रिचर्ड वेस्ट से इंस्पायर होकर थॉमस ग्रे ने ये पोम लिखी थी। चलिए स्टार्ट करते हैं। द कर्फ्यू टॉल्स द नेल ऑफ द पार्टिंग डे। तो यहाँ कहता है राइटर, एक्चुअली राइटर जो है वो चर्चयार्ड में जाता है और शाम का टाइम होता है, वो आसपास की कब्रों को देखता है। वो कब्रें जो है वो बहुत ही सिंपल सी दिखती हैं। उसे लगता है यहाँ बिल्कुल सिंपल लोग सो रहे हैं और उन्हें देखकर लगता था कि वो किसी भी रिच लोगों की नहीं है बल्कि किसी मिडिल क्लास या फिर लोअर मिडिल क्लास लोगों की कब्रें हैं। सारी कब्रों में शायद गरीब किसान हैं। वो उन कब्रों को देखकर इंडिकेट करता है कि एक दिन सबको मरना है, उसे भी मरना है, राइटर को भी मरना है और फ्यूचर में कोई भी शायद मेरी तरह जैसे आज मैं आया हूँ और यहाँ कब्रों के बीच बैठा हूँ, शायद कोई और भी आएगा ऐसे ही हमारी कब्रों के बीच बैठेगा जैसे मैं बैठा हुआ हूँ। वो गांव वाले से पूछेगा और गांव वाले उसे मेरी कब्र पर लिखी हुई लाइनों की तरफ इशारा करेंगे और फिर वो उन लाइनों को भी पढ़ेंगे कि कौन था और कैसे मर गया। तो राइटर यहाँ कहता है द कर्फ्यू टॉल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे। जो घंटी है वो बजती है और दिन के ख़त्म होने का इशारा देती है। तो यहाँ नेल का मतलब बजने से होता है। द लोअरिंग हर्ड विंड स्लोली ओवर द ली। और जो गायों का झुंड है वो हल्की हल्की हवा चल रही है और उसमें क्या है, वो घास के मैदान की तरफ जा रहा है। तो यहाँ लोअरिंग का मतलब होता है चिल्लाना, हर्ड का मतलब पशुओं का झुंड, गायों का झुंड। द प्लोमैन होमवर्ड प्लॉट्स हिज वियरी वे। और जो किसान हैं वो वियरी मीन्स होते हैं थके हुए, वे मीन्स कदम, वो थक चुके हैं दिन भर काम करके और वो होमवर्ड यानी अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। एंड लीव्स द वर्ल्ड टू द डार्कनेस एंड टू मी। और शाम ढल रही है इसलिए वो मुझे और हम सबको इस अंधकार की तरफ छोड़कर चले जाते हैं, यानी अब शाम होने लगी है, शाम का टाइम है। तो इस स्टैंजा में हम देखते हैं कि घंटियां बज रही हैं, दिन ख़त्म होने का टाइम आ चुका है और गायें जो हैं वो चरने के बाद अपने अपने घरों की तरफ लौट रही हैं। जो किसान हैं वो भी खेत जोत कर अपने थके कदमों से घर की तरफ जा रहे हैं और अंधेरा होने लगा है। सो इन दिस स्टैंजा वी लर्न दैट द डे इज पार्टिंग। हियर द पोएट सेज दैट द डे इज ऑलमोस्ट ओवर and people are running back to their homes. They are tired after the whole day's toil. He is sitting in the churchyard and he is looking at the graves. It is almost evening and everything is turning into dark. आइए नेक्स्ट पैरा देखते हैं। Now fades the glimmering landscape on slight. कहता है कुछ देर पहले सूरज की रोशनी में जो दिन था वो चमक रहा था। And all the air a solemn stillness hold. लेकिन अब जो हवा है उसमें सोलम मतलब शांति, स्टिलनेस होल्ड, और बिल्कुल स्टिलनेस का मतलब होता है सब कुछ रुक जाना, सब कुछ रुकने जैसा लग रहा है। तो कह रहा है कि पहले अभी थोड़ी देर पहले सूरज था, दिन चमक रहा था तो सब कुछ अच्छा लग रहा था। अब क्या है, वो सब जो ग्लिमरिंग था, जो चमकदार था, वो फेड होने लग गया है, धुंधला पड़ने लगा है और एयर जो है अब वो बता रही है कि चारों तरफ गहरी खामोशी छा गई है। दैट मीन्स शाम हो चुकी है, रात होने लगी है। सेव वेयर द बीटल व्हील्स हिज ड्रोनिंग फ्लाइट। और कहता है कि सेव का मतलब यहाँ होता है छोड़कर, बीटल को छोड़कर, बीटल जो है कीड़ा है उसे छोड़कर उसे सारे और दूसरे कीड़ों की क्या है, आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं। क्योंकि जब खामोशी होती है, रात का टाइम होता है, तो एक छोटा कीड़ा भी अगर उड़े तो उसकी भी उड़ने की आवाज़ें हमारे आसपास सुनाई पड़ती हैं। एंड ड्राउजी टिंकलिंग लल द डिस्टेंट फोल्ड्स। और कहता है थके हुए जानवर जो हैं उनके गलों में जो घंटियां हैं वो घंटियां बजती हैं और वो जानवर अपने अपने घरों की ओर जा रहे हैं। टिंकलिंग का मतलब होता है बजना, खनकना। तो कहता है, और जो ड्राउजी का मतलब थके हुए से है, यहाँ सोए हुए से। तो राइटर यहाँ कहता है कि कुछ देर पहले यहाँ पर सूरज चमक रहा था लेकिन अब शाम हो चुकी है, चारों तरफ गहरी शांति छा गई है।
सारे कीड़ों की झंझनाहट की आवाज़ भी सुनी जा सकती है और जो जानवर घरों की तरफ जा रहे हैं उनके गलों की घंटियां इशारा करती हैं कि रात ढलने लगी है. सो हियर इन दिस स्टैंजा वी सी that the poet says that the day gets over which was full of glimmering lights, and now it is dark, it is turning dark, and we can see all around stillness is covering the area, and we can hear lot many different kinds of insects speaking. Their sounds can be heard, and the sounds of the bells can be heard of those animals that are returning to their homes. Next stanza. Save that from yonder ivy mental tar. कहता है इसके अलावा, सेव मीन्स फिर से इसके अलावा एक चीज और भी है. क्या है वो? आईवी मेंटल टावर है, वहां पर एक आसपास में टावर है, वो उसकी तरफ इशारा करता है, बताता है. चर्च है. द मॉपिंग आउल डज टू द मून कंप्लेन. और वहां पर एक आउल है, उस कब्रिस्तान में एक आउल भी है जो रहता है, जो कैसा है? मॉपिंग. मॉपिंग का मतलब उदास है, वो चिल्ला रहा है और कंप्लेन कर रहा है. ऑफ सच एज वंडरिंग नियर दी हर सीक्रेट बार. ऐसा लगता है वो कह रहा है कि यहाँ पर कोई सीक्रेट बार का मतलब होता है उसकी अपनी जगह जिसमें वो रहता है, जो उसका अपना एरिया है. तो वहां पर वो कह रहा है, चिल्ला रहा है कि यहाँ कोई अजनबी वंडरिंग मतलब घूम रहा है, घुस आया है. मोलिस्ट हर एंशियंट सॉलिटरी रीन. रीन का मतलब होता है शासन, वो जगह जहाँ पर वो कब्जा किए हुए था. सॉलिटरी मतलब अकेला. तो पोएट बताता है कि वो आउल जो है वो कंप्लेन कर रहा है चांद से कि यहाँ कोई अजनबी घुस आया है और मेरे उस एरिया में घुस आया है जिस पर कि मैं अकेले शासन किया करता था. ये मेरा पूरा एरिया था और यहाँ ये घुस आया है. सो हियर वी सी दैट इन दिस स्टैंजा द पोएट says that he notices that there is one tower also, and there he notices one owl sitting over there and complaining to the moon that there is one man who has entered to the churchyard and is disturbing him because it was his only rain and he did not want anyone to disturb the owl again and again. Next stanza. Beneath those rugged elms that you trees shade. तो ये अब किसके लिए लिखा गया है? ये स्टैंजा लिखा गया है उन लोगों के लिए जो कब्रों में सोए पड़े हैं, जो मर चुके हैं, उनके लिए. कहता है बीनीथ मिस दबे हुए हैं, नीचे हैं. दोज रग्ड मिस खुरदुरे. एल्म्स मिस होते हैं देवदार के पेड़. इन खुरदुरे देवदार के पेड़ों के नीचे जो छिपे हुए हैं, दैट यू ट्रीज शेड. और हमेशा यू ट्रीज शेड मतलब इन पेड़ों की जिनकी शाखाएं कभी जो है सूखती नहीं है, ये हमेशा हरे भरे रहते हैं. इनके पेड़ के नीचे वो सोए हुए हैं. तो वो उनके बात कर रहा है जो मर चुके हैं. तो कहता है इन खुरदरे एल्म ट्रीज के नीचे और हमेशा हरे रहने वाले पेड़ों की छांव के नीचे, वेयर हीव्स द टफ इन मैनी अ मोल्डरिंग हीप. तो कहता है ये कब्रें जो है वो बनी हुई हैं और इनके ऊपर हीप मतलब होता है ढेर. मोल्ड मिस होता है ऊपर की तरफ उभर आना, और इस पर टर्फ मतलब होता है ग्रास. ग्रास उग आई है, उन ढेरों पर ग्रास उग आई है. ईच इन हिज नैरो सेल फॉर एवर लेड. और हर कोई अपनी अपनी पतली सी तंग सी सेल मिस कब्र के अंदर हमेशा के लिए लेटा हुआ है. द रूड फोर फादर्स ऑफ द हैमलेट मिस होता है छोटा सा गाँव. स्लीप मिस सोए हुए. और इस गाँव के इस कब्रों के अंदर जो सीधे साधे लोग हैं वो किसी छोटे से गांव के हैं और यहाँ हमेशा के लिए सोए हुए हैं. तो राइटर यहाँ हमें बताता है दैट कि जो हमारी मृत्यु है वो किसी को भी नहीं छोड़ती, और यहाँ सबके सब जो सो चुके हैं, जो मर चुके हैं, वो कभी वापस नहीं उठेंगे. वो इन कब्रों में सोए हुए हैं, इन पेड़ों के नीचे जो कि हमेशा से घने हैं और शेडी हैं. सो हियर राइटर सेज दैट देयर आर सम पीपल हु डाइड लॉन्ग बैक and they are resting here in peace in their graves, and they are slept for forever. They belong to a small village that is nearby. Next stanza. The breezy call of incense breathing more. कहता है हवा सुबह के टाइम में चलती है और वो बहुत कैसी है? खुशबूदार है. मॉर्न का मतलब होता है सुबह सुबह, ठीक है. ब्रीजी मतलब होता है हल्की हल्की हवा का चलना. द स्वेलो ट्विटरिंग फ्रॉम द स्ट्रा बिल्ट शेड. और जो स्वेलो जो अबाबील है वो ट्विटर मतलब होता है चहचहा रही है. फ्रॉम द स्ट्रा बिल्ट शेड में अपने तिनकों से बनाए हुए घोंसले से चहचहा रही है.
द कॉक्स श्रिल क्लेरियन, और जो मुर्गा है उसकी बांग की आवाज़ भी सुनाई देती है, और द इकोइंग हॉर्न, जैसे कि कोई हॉर्न एको कर रहा हो, उसकी आवाज़ गूंज रही हो। नो मोर शेल राउज देम फ्रॉम देयर लोअरी बेड, इनमें से कोई भी, चाहे वो हवा के झोंके हों, चाहे वो चिड़िया का चहचहाना हो या मुर्गे की तेज़ बांग हो, कोई भी चीज़ इन सोए हुए लोगों को इनकी कब्रों से नहीं जगा सकती। तो राइटर कहता है कि डेथ जो है वो मॉर्टेलिटी लाती है, एक बार मर गए तो दोबारा हम जिंदा नहीं हो सकते, कुछ भी धरती पर होता रहे वो उनको दोबारा से जिंदा नहीं कर सकता। तो हियर वी सी दैट राइटर सेज नाइदर द swallows twittering nor the cocks shrill, even the breeze, the gust of wind cannot wake them up, those who are dead and are lying in their graves for forever. Next stanza. For them no more the blazing hearth shall burn. कहता है अब इन लोगों के लिए किसी के घर में, हर्थ का मतलब होता है चूल्हा, नहीं जलेगा। दैट मीन्स अब इनके अंदर कोई भी भूख प्यास कुछ नहीं बची है, मरने के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है, अब उनके लिए कोई अपना चूल्हा नहीं जलाएगा। और बिजी हाउस वाइफ प्लाई हर इवनिंग केयर, और जो बिजी हाउस वाइफ जो होती हैं वो अब उनके लिए शाम को तैयार नहीं होंगी, उन्हें परवाह नहीं है कि उनके घर वाले वापस लौटेंगे जिनके लिए वो तैयार होकर बैठ जाएं। नो चिल्ड्रन रन टू लिस्प देयर सायरस रिटर्न, और कोई भी बच्चा भागकर अपने पापा के घुटनों से लिपटने की उम्मीद नहीं रखेगा। तो यहाँ सायर जो है वो किसके लिए आया है, फादर के लिए आया है। तो कोई भी बच्चा, जैसे शाम होती है बच्चे फादर के पास आकर लिपट जाते हैं, तो कोई नहीं लिपटेगा, लिपटने की उम्मीद नहीं रखेगा। और क्लाइंब हिज नीज द एनवाइड किस टू शेयर, और वो अब उसके घुटनों पर चढ़ने की कोशिश नहीं करेगा कि कहीं ऐसा ना हो फादर दूसरे बच्चे को किस कर ले और उसे क्या हो, एनवी यानी जेलसी हो। तो राइटर यहाँ कहता है कि कोई भी अब ऐसा नहीं होगा, ये मर चुके हैं, अब ये कभी नहीं उठेंगे जिनके लिए कोई चूल्हा जले, या जिनकी बीवियां उनके घरों में उनका वेट करें, या जिनके बच्चे उनसे पैरों से लिपट कर उनके किस का इंतज़ार करें, या फिर वो जलन से भर जाएं जब उनके पापा दूसरे बच्चे को किस कर लें। So here we see that the icy hand of death do not leave anyone. Once a person dies, he never gets up. Whatever happens here on this earth doesn't bring any change in their position or condition. Here he says there would be no people cooking for them, no housewives waiting in the evening to care for them, no children will be waiting their fathers to return home and to share the kiss. So this is how this para gets over. Students, we will learn till here. In the next para, in the next video, I will be covering another part of the video. Till then, take care. Do not forget to subscribe the channel to keep yourself updated.